कभी सोचा है कि हमारे शहर को असल में शहर कौन बनाता है? मतलब घर से बाहर निकलते ही जो सड़क दिखती है, पार्कों में जो बत्तियां जलती हैं या नलों में जो पानी आता है, इन सब के पीछे का सिस्टम क्या है? कौन है जो ये सब चलाता है? ये सवाल जितना आसान लगता है, इसका जवाब उतना ही दिलचस्प है। और आज हम इसी सिस्टम की पूरी कहानी समझने वाले हैं। हम बात करेंगे भारत की नगर पालिकाओं की, यानी वो संस्थाएं जो हमारे शहरी जीवन की बुनियाद हैं। और इस कहानी को समझने के लिए हमारी गाइडबुक है भारत का संविधान, खास तौर पर इसका वो हिस्सा जिसे 1992 में 74वें संशोधन के तौर पर जोड़ा गया है। लेकिन कहानी की शुरुआत तो इससे भी बहुत पहले हुई थी। भारत में पहला नगर निगम 1687 में ही मद्रास यानी आज के चेन्नई में बन गया था। बिल्कुल। और फिर 1882 में लॉर्ड रिपन का एक प्रस्ताव आया, जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहते हैं। हाँ बिल्कुल, उसने एक तरह से नींव डाल दी थी। लेकिन इन संस्थाओं को असली संवैधानिक ताकत, एक पक्की पहचान और एक मजबूत ढांचा मिला 1992 के उसी 74वें संशोधन से, जो 1 जून 1993 को लागू हुआ। जी। उसने पूरे खेल को ही बदल दिया। तो चलिए आज इसी बदले हुए खेल को समझते हैं। हम एक शहर को कानून और संविधान की नज़र से बनते हुए देखेंगे। एक शहर को चलाने का सिस्टम कैसे खड़ा होता है, उसे कौन चलाता है, पैसा कहाँ से आता है और सबसे ज़रूरी उसके भविष्य का नक्शा कौन बनाता है। शुरुआत करते हैं पहली ईंट से कि एक नगर पालिका होती क्या है। देखिए, संविधान सबसे पहले कुछ परिभाषाएं तय करता है ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। जैसे 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले किसी भी बड़े इलाके को महानगर क्षेत्र या मेट्रोपॉलिटन एरिया कहा जाएगा। ठीक है। और किसी भी शहर की जो तहसीमा होती है, जिसे राज्यपाल नोटिफाई करते हैं, वो नगरपालिका क्षेत्र कहलाता है। इन्हीं क्षेत्रों को चलाने के लिए जो सरकार बनती है, उसे नगरपालिका कहते हैं। ठीक है। तो ये कैसे तय होता है कि किस शहर में कौन सी नगरपालिका होगी? मतलब क्या दिल्ली और दार्जिलिंग में एक ही तरह का सिस्टम होता है? यहीं पे ये सिस्टम बहुत स्मार्ट हो जाता है। संविधान कहता है कि हर राज्य को अपने शहरी इलाकों के लिए 3 तरह की नगरपालिकाएं बनानी होंगी, शहर के आकार और उसके चरित्र के हिसाब से। 3 तरह की। कौन कौन सी? पहली है नगर पंचायत। ये उन इलाकों के लिए है जो अभी अभी गांव से शहर बन रहे हैं, मतलब वो ट्रांजिशन वाले इलाके। अच्छा। दूसरी है नगर परिषद, जो छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए होती है। और तीसरी, सबसे बड़ी, नगर निगम, जो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जैसे बड़े शहरों के लिए होती है। और ये कौन तय करता है कि कोई इलाका छोटा है या बड़ा? ये अधिकार राज्यपाल को दिया गया है। वो किसी इलाके की आबादी, वहाँ कितनी घनी आबादी है और कितने लोग खेती बाड़ी छोड़कर दूसरे कामों में लगे हैं, इन सब बातों को देखकर फैसला लेते हैं। अच्छा। लेकिन इसमें एक दिलचस्प अपवाद भी है। अपवाद? वो क्या है? मान लीजिए कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, जैसे कोई स्टील प्लांट या रिफाइनरी। अगर वो कंपनी ही वहाँ सड़क, पानी, बिजली जैसी सारी सुविधाएं दे रही है, तो राज्यपाल उस इलाके को औद्योगिक टाउनशिप घोषित कर सकते हैं। फिर वहाँ अलग से नगरपालिका बनाने की जरूरत नहीं होती। समझ गई। तो अब ढांचा खड़ा हो गया है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इसे चलाएंगे। इन नगर पालिकाओं में सदस्य कौन होते हैं? क्या सब चुनाव लड़कर आते हैं? ज्यादातर लोग सीधे चुनाव से ही आते हैं। शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड के लोग अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं, जिसे हम पार्षद या कॉर्पोरेटर कहते हैं। ये तो हो गया सीधा लोकतंत्र। लेकिन मैंने सुना है कि इसमें कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं। हाँ, यहीं पर सिस्टम में थोड़ा लचीलापन रखा गया है। राज्य की विधानसभा कानून बनाकर कुछ और लोगों को भी प्रतिनिधित्व दे सकती है, जैसे ऐसे लोग जिन्हें शहर चलाने का, मतलब नगरपालिका प्रशासन का खास ज्ञान या अनुभव हो। यानी एक्सपर्ट्स को भी शामिल किया जा सकता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, लेकिन एक शर्त है। इन मनोनीत सदस्यों को नगरपालिका की बैठकों में वोट देने का अधिकार नहीं होता। अच्छा। वो सलाह दे सकते हैं, चर्चा में हिस्सा ले सकते हैं, पर फैसला तो वोटों से ही होगा। 1 मिनट, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारे एमएलए और एमपीज भी नगर निगम की मीटिंग में बैठ सकते हैं? उनका वहाँ क्या काम? आपका सवाल बिल्कुल सही है और जवाब है हाँ, वो भी सदस्य हो सकते हैं। जिस सांसद या विधायक का चुनाव क्षेत्र उस नगरपालिका के दायरे में आता है, उन्हें भी सदस्य बनाया जा सकता है। और राज्यसभा के सदस्य? हाँ, राज्यसभा या विधान परिषद के सदस्य जो उस इलाके के वोटर हैं, वो भी शामिल हो सकते हैं। इसके पीछे सोच ये है कि शहर के विकास में हर स्तर के जनप्रतिनिधियों का तालमेल बना रहे।
ठीक है, तो अब हमारे पास एक ढांचा है और उसमें कौन बैठेगा ये भी तय हो गया। लेकिन शहर तो बहुत बड़े होते हैं। दिल्ली जैसे शहर में एक नगर निगम के लिए हर गली की समस्या को समझना तो मुमकिन नहीं होगा। इसी के लिए एक और बेहतरीन व्यवस्था बनाई गई है, वार्ड समितियां। संविधान कहता है कि जिन शहरों की आबादी 3 लाख या उससे ज्यादा है, वहां वार्ड समितियां बनाना जरूरी है। ये एक या एक से ज्यादा वार्डों को मिलाकर बनती हैं। तो ये एक तरह से मिनी सरकार की तरह काम करती हैं? बिल्कुल। तो इन वार्ड समितियों का बॉस कौन होता है? क्या कोई अलग से चुना जाता है? नहीं, यहीं पर सिस्टम बड़ा स्मार्ट है। अगर समिति में एक ही वार्ड है तो उसी का पार्षद अध्यक्ष बन जाता है। लेकिन अगर कई वार्ड हैं तो वो पार्षद आपस में मिलकर अपने में से ही किसी एक को अध्यक्ष चुन लेते हैं। इससे पावर एक ही जगह सिमटने के बजाय बढ़ जाती है और फैसले जमीनी स्तर पर होते हैं, है ना? चलिए, ये तो हुई व्यवस्था की बात। लेकिन भारत जैसे विविधता वाले देश में एक बड़ा सवाल हमेशा रहता है, क्या समाज के हर तबके को प्रतिनिधित्व मिलेगा? क्या महिलाओं और पिछड़े वर्गों की आवाज सुनी जाएगी? ये इस पूरे संशोधन की आत्मा है। संविधान ये पक्का करता है कि प्रतिनिधित्व में सामाजिक न्याय हो। इसके लिए आरक्षण की एक बहुत मजबूत व्यवस्था है। हर नगरपालिका में अनुसूचित जातियों यानी एससी और अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी के लिए सीटें आरक्षित होंगी, और वो भी उस इलाके में उनकी आबादी के अनुपात में। और महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए तो एक तरह से क्रांति कर दी गई। पहली बात, एससी और एसटी के लिए जो सीटें रिजर्व हैं, उनमें से भी 1/3 सीटें उन्हीं समुदायों की महिलाओं के लिए होंगी। अच्छा। और इसके ऊपर नगर पालिका की कुल सीटों में से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इसमें वो एससी एसटी वाली महिला सीटें भी शामिल हैं। ये तो बहुत बड़ा कदम है। क्या ये आरक्षण सिर्फ पार्षद के पद के लिए है या मेयर और अध्यक्ष के पद के लिए भी? जे अध्यक्ष के पद पर भी लागू होता है। राज्य सरकारें कानून बनाकर तय करती हैं कि अध्यक्षों के पद कैसे एससी, एसटी और महिलाओं के लिए बारी-बारी से आरक्षित किए जाएंगे। और ये सिर्फ एससी एसटी तक ही सीमित नहीं है। संविधान राज्यों को पिछड़े वर्गों मतलब ओबीसी के लिए भी आरक्षण करने की पूरी आजादी देता है। तो अब हमारी नगर पालिका बन गई, उसमें हर तबके के लोग भी आ गए। लेकिन ये लोग कितने समय के लिए चुने जाते हैं? क्या इनका भी कोई तय कार्यकाल होता है? बिल्कुल। हर नगर पालिका का कार्यकाल उसकी पहली बैठक से ठीक 5 साल का होता है। न एक दिन कम, न एक दिन ज्यादा। लेकिन हम तो अक्सर सुनते हैं कि सरकार ने नगर निगम को भंग कर दिया। उस स्थिति में क्या होता है? हाँ, अगर किसी वजह से नगर पालिका को समय से पहले भंग कर दिया जाता है, तो संविधान कहता है कि 6 महीने के अंदर अंदर नए चुनाव कराने ही होंगे। ये अनिवार्य है। 6 महीने के अंदर? लेकिन मान लीजिए कि किसी नगर पालिका का कार्यकाल सिर्फ 4 महीने ही बचा था और उसे भंग कर दिया गया, तो क्या उन 4 महीनों के लिए भी चुनाव होंगे? नहीं, यहीं पर एक और समझदारी वाला नियम है। अगर बचा हुआ कार्यकाल 6 महीने से कम है, तो फिर उस छोटी सी अवधि के लिए चुनाव कराना जरूरी नहीं है। और एक और मजेदार बात, अगर चुनाव होते भी हैं, तो जो नई नगर पालिका चुनकर आती है, वो पूरे 5 साल के लिए नहीं रहती। अच्छा, तो फिर कितने समय के लिए? वो सिर्फ बची हुई अवधि के लिए ही काम करती है। मान लीजिए कोई नगर पालिका 3 साल बाद भंग हुई, तो नई चुनी हुई नगर पालिका सिर्फ बचे हुए 2 साल के लिए ही काम करेगी। इससे पूरे देश में चुनावों का एक नियमित चक्र बना रहता है। ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, पैसा और पावर। बिना इनके तो कोई संस्था काम ही नहीं कर सकती। नगर पालिकाओं को क्या शक्तियां दी गई हैं और उनके पास पैसा कहां से आता है? ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। संविधान उन्हें स्वशासन की संस्थाएं कहता है। उन्हें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाने का अधिकार है। संविधान की 12वीं अनुसूची में 18 विषय दिए गए हैं, जैसे सड़कें, पानी, सफाई, पार्क, स्ट्रीट लाइट, जिन पर काम करने की जिम्मेदारी नगर पालिकाओं की है। लेकिन असल में तो हम देखते हैं कि ज्यादातर बड़े फैसले राज्य सरकार ही लेती है। तो क्या ये शक्तियां सिर्फ कागज पर हैं? आपने बिल्कुल नब्ज पर हाथ रखा है। संविधान ने तो अधिकार दे दिए, लेकिन किस नगर पालिका को कितनी शक्ति मिलेगी, ये तय करने का अधिकार राज्य की विधानसभा को दिया है। यहीं पर असली राजनीति शुरू होती है। कई बार राज्य सरकारें ज्यादा अधिकार अपने पास रखना चाहती हैं। अब बात करते हैं पैसे की। हाँ, पैसे की बात सबसे जरूरी है। हम अक्सर सुनते हैं कि नगर निगमों के पास सड़क बनाने तक के पैसे नहीं होते। तो ये सिस्टम कागज पर जितना मजबूत दिखता है, असल में काम क्यों नहीं कर रहा? देखिए, संविधान ने पैसे के 3 मुख्य रास्ते बताए हैं। पहला, राज्य सरकार नगर पालिकाओं को कुछ टैक्स जैसे प्रॉपर्टी टैक्स लगाने और वसूलने का अधिकार दे सकती है। जी। दूसरा, राज्य सरकार खुद जो टैक्स वसूलती है, उसमें से कुछ हिस्सा नगर पालिकाओं को दे सकती है।
और तीसरा, सरकार उन्हें ग्रांट इन एड यानी सीधी आर्थिक मदद भी दे सकती है। ये सब तय कौन करता है कि किसी कितना पैसा मिलेगा? इसके लिए हर राज्य में एक राज्य वित्त आयोग बनाने का प्रावधान है। ये आयोग पंचायतों और नगरपालिकाओं की आर्थिक सेहत की जांच करता है और राज्यपाल को सिफारिशें देता है कि पैसों का बंटवारा कैसे होना चाहिए। और हाँ, पारदर्शिता के लिए नगरपालिकाओं के खातों का ऑडिट यानी लेखा जोखा जांचने का भी नियम है। चलिए अब इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं, भविष्य का नक्शा बनाना यानी प्लानिंग। संविधान ने सिर्फ शहर चलाने की ही नहीं, बल्कि शहर को आगे कैसे बढ़ाना है इसकी भी व्यवस्था की है। और ये जो जिला योजना समिति का आइडिया है ना, ये असल में बहुत क्रांतिकारी था। सोचिए, पहली बार संविधान कह रहा था कि विकास का प्लान दिल्ली या राज्य की राजधानी में बैठकर नहीं बनेगा, बल्कि जिले के लेवल पर गांव और शहर के चुने हुए नुमाइंदों को मिलकर बनाना चाहिए। ये तो सच में बॉटम अप अप्रोच है। इस समिति में कौन लोग होते? यही तो इसकी खूबसूरती है। इस समिति के कम से कम 80% सदस्य यानी 4/5 जिले की पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुने हुए प्रतिनिधि ही होते हैं। इसका मकसद था योजनाओं को टॉप डाउन से बॉटम अप बनाना। हालांकि जमीन पर इसकी कहानी थोड़ी अलग है। कई राज्यों में ये समितियां या तो बनी नहीं है या फिर बस नाम के लिए हैं। और बड़े शहरों यानी महानगरों के लिए भी कुछ ऐसा ही है? हाँ, हर महानगर क्षेत्र के लिए एक महानगर योजना समिति बनाने का भी प्रावधान है। इसका काम है पूरे मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान तैयार करना। यहाँ नियम थोड़ा अलग है। इसमें कम से कम 2/3 सदस्य नगर पालिकाओं के चुने हुए प्रतिनिधि और पंचायतों के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो हमने शहर बना लिया, लोग चुन लिए, पैसे और पावर की बात कर ली और भविष्य का प्लान भी बना लिया। अब आखिर में इस पूरी चुनावी प्रक्रिया पर नजर कौन रखता है? इसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। यह एक स्वतंत्र संस्था है जो पंचायतों और नगर पालिकाओं के सभी चुनावों को निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए जिम्मेदार है। और क्या इन चुनावी मामलों को अदालतों में चुनौती दी जा सकती है, जैसे वार्ड का साइज गलत तय हुआ या सीटों का आरक्षण ठीक नहीं है? नहीं, संविधान इस पर साफ रोक लगाता है। वार्डों के बंटवारे या सीटों के आरक्षण जैसे मामलों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर चुनाव से जुड़ी कोई शिकायत है तो उसे सिर्फ एक चुनाव याचिका के जरिए ही उठाया जा सकता है, वो भी चुनाव खत्म होने के बाद। अंत में, क्या कोई ऐसे इलाके भी हैं जहां ये सारे नियम लागू नहीं होते? हाँ, कुछ अपवाद हैं। ये कानून अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होते, क्योंकि वहां प्रशासन की अपनी पारंपरिक व्यवस्थाएं होती हैं। एक और दिलचस्प अपवाद में दार्जिलिंग का। वहां 74वें संशोधन से पहले ही एक दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल काम कर रही थी, तो संविधान ने साफ कर दिया कि ये नया कानून उस पुरानी व्यवस्था में दखल नहीं देगा। तो अगर पूरी बातचीत को समेटें तो 74वें संशोधन ने हमारे शहरों को एक संवैधानिक ढांचा दिया। 3 तरह की नगरपालिकाएं, नियमित चुनाव, महिलाओं और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण और पैसे और प्लानिंग के लिए एक पूरा सिस्टम तैयार किया। बिल्कुल, ये स्थानीय लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था। इसका सपना था कि फैसले दिल्ली और लखनऊ में नहीं, बल्कि हमारी अपनी गली, हमारे अपने मोहल्ले में हों। जिला और महानगर योजना समितियों का आइडिया इसी सपने को साकार करने की एक कोशिश थी, ताकि विकास का नक्शा जनता के प्रतिनिधि खुद बनाएं। तो आज की इस गहरी पड़ताल को समाप्त करते हुए एक सवाल हमारे श्रोताओं के लिए है। संविधान ने शहरी स्थानीय निकायों के लिए एक व्यापक और शक्तिशाली ढांचा तो तैयार कर दिया है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या यह संवैधानिक ढांचा जमीन पर वास्तविक रूप से प्रभावी स्थानीय स्वशासन में तब्दील हो पाया है? हमारे तेजी से शहरीकरण होते देश में इन संस्थाओं को और कितना सशक्त करने की आवश्यकता है ताकि वो सच में स्वशासन की संस्थाएं बन सकें?